A very good afternoon. Myself Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, कंसल्टेंट फिजिशियन, फिलिक्स हॉस्पिटल. वेलकम मैम, वेलकम इन आवर डॉक्टर लाइव. आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस. आपने देखा होगा लंबे समय तक खांसी, बुखार, ऊपर नीचे होना, और उस पे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को काफ़ी टाइम तक, और यही चीज़ आगे चल के ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो गई होती है, और वो अभी सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं. आज मैम ऐसा ही लग रहा है ना, गांव में बहुत बार लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को कि हमें लंबे समय से खांसी हो रही है, हम इस पर ध्यान देना चाहिए. सो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैम ट्यूबरक्लोसिस आखिर है क्या. देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली लंग्स को इफ़ेक्ट करता है. वैसे वो लंग्स के अलावा बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है. जैसे लंग्स के बाद ब्रेन की टीबी होती है, या एब्डोमेन यानी आंतों की पेट की भी टीबी होती है. इवन लिम्फ नोड्स की गर्दन में गिल्ठे हो जाते हैं, वो भी ट्यूबरकुलोसिस का ही एक रूप है. लेकिन ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि लंबी बीमारी, जैसे 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, 3 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार, या फिर पेशेंट बहुत वेट लॉस कर रहा हो, जैसे 6 महीने में 60% ऑफ वेट से ज़्यादा लूज हो जाए, भूख न लगे, ये लक्षण भी टीबी के ही होते हैं और हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. ओके मैम, अगर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये कैसे फैलता है. सबसे ज़्यादा सीने की टीबी, जो लंग्स की टीबी होती है, वो फैलती है, और वो फैलती है खांसी से. खांसी, जब भी मरीज़ खांसता है तो ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं वो लंग्स से निकल के इन्वायरमेंट में जाते हैं, मतलब हवा में जाते हैं, और फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो उस टीबी से ग्रसित मरीज़ के पास बैठा होता है, वो उस एयर में सांस लेता है तो वो उसको चला जाता है. मीन्स ये एक एयरबोर्न ट्रांसमिशन है. थ्रू एरोसोल्स ट्रांसमिट होता है, खांसने से ट्रांसमिट होता है. इसीलिए सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल भी लंग की टीबी होती है. ब्रेन की टीबी, पेट की टीबी उतनी कम्युनिकेट नहीं होती एक से दूसरे पर्सन को जितनी लंग्स की टीबी होती है. मैम, अगर आप थोड़ा सा इनके सिम्टम्स को और ज़्यादा हमें एक्सप्लेन कर पाए. सबसे कॉमनली लंग्स की टीबी है, उसमें सबसे कॉमन लक्षण होते हैं खांसी और बुखार, 3 महीने से ज़्यादा की खांसी, मोस्टली बलगम के साथ. सूखी खांसी टीबी में बहुत कम होती है, और 3 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार, 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी और बुखार. इसके अलावा वज़न कम होना, भूख न लगना. ब्रेन के टीबी के और भी दूसरे लक्षण हैं, जैसे पेशेंट को चक्कर आना, झटके आना, मतलब जो एपिलेप्सी होती है उस तरह के झटके आना, शरीर का टाइट हो जाना, मुंह से झाग निकलना. पेट के टीबी के लक्षण पेट से रिलेटेड होते हैं, बार बार लंबे समय से डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, और वेट लॉस होना. इन सारे टीबी में, चाहे वो ब्रेन की हो, लंग की हो, या आंतों की हो, फीवर कॉमन है. बुखार, मोस्टली टीबी के पेशेंट्स को बुखार होता ही है, अनलेस एंड अनटिल कि वो किसी और बीमारी जैसे HIV से ग्रस्त ना हो या डायबिटिक ना हो. ऐसे पेशेंट कभी कभी बिना बुखार के भी प्रेजेंट करते हैं. ओके मैम, क्या ये क्यूरेबल डिजीज़ है. बिल्कुल क्योरेबल है. टीबी 100% क्योरेबल है अगर सही समय पे डायग्नोज हो और इसका इलाज सही टाइम पे स्टार्ट कर दें हम, तो ये 100% क्योरेबल है. ओके मैम, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कितने महीने तक चलता है. देखिए, वैसे टीबी का ट्रीटमेंट 6 से 9 महीने होता है, जो लंग्स की टीबी होती है सबसे कॉमन. बट ब्रेन की टीबी में, आंतों की टीबी में हम 1 ईयर तक ट्रीट करते हैं. 12 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है, और ये ट्रीटमेंट हमेशा 2 फेज़ में होता है. पहले फेज़ को हम इंटेंसिव फेज़ कहते हैं, जो 2 महीने का होता है, और उसके बाद के बचे हुए महीने को हम कंटिन्यूअस रेजिमेन कहते हैं. ओके 2 फेज़ में ट्रीटमेंट होता है उसका. ओके मैम, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कौन से लोग हैं जो इसके रिस्क पर रहते हैं. देखिए, वैसे तो जिनकी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स, और बच्चे बहुत एट रिस्क फॉर टीबी होते हैं.
कई बार अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उसके बाद भी अगर आप टीबी के पेशेंट के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि उसके साथ खाना खाना या उसके कपड़े छूने से टीबी नहीं होता, मगर खांसी अगर वो आपके पास में बगैर बैठ के बिना मास्क लगाए कोई खांसी कर रहा है तो आपको टीबी सिर्फ विद कांटेक्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो ही। तो टीबी के पेशेंट को हमेशा इलाज के शुरुआती दिनों में भी मास्क लगा के रहना चाहिए ताकि वो किसी और को ना फैलाए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके मैम, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे हम टीबी को डायग्नोस करते हैं? सबसे कॉमन मोड ऑफ डायग्नोसिस है बलगम की जांच। टीबी में खांसी में जो बलगम आता है उसकी जांच हम करवाते हैं। उसकी जांच में डायरेक्टली टीबी के बैक्टीरिया को भी देखा जाता है और जीन एक्सपर्ट की जाती है। जीन एक्सपर्ट में हम टीबी प्रोटीन देखते हैं। तो वो एक न्यू मोड ऑफ डायग्नोसिस है जो बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आती है और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर ब्रेन की टीबी है तो उसमें हम जो ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो पानी जिसको हम CSF बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसकी जांच होती है। ब्रेन की सीटी और MRI से डायग्नोसिस बनाई जाती है। चेस्ट की टीबी जैसे मैंने आपको बताया, बलगम की जांच, चेस्ट का एक्सरे, ये इम्पॉर्टेंट मोडालिटीज़ ऑफ डायग्नोसिस हैं चेस्ट टीबी के। आंतों की टीबी के लिए अल्ट्रासाउंड, आंत की CT स्कैन, ये सारी मोडालिटीज़ हैं। जैसे स्टूल टेस्ट से टीबी डायग्नोज नहीं करते। मैम, किसी को अगर टीबी हो और वो ट्रीटमेंट ले तो क्या ट्रीटमेंट के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है, अच्छे से जी सकता है, प्रोवाइडेड कि ट्रीटमेंट वो पूरी ले। कई बार क्या होता है हमारी सोसाइटी में इग्नोरेंस के वजह से, अनएजुकेटेड होने के वजह से, चूँकि टीबी का इलाज बहुत लंबा चलता है, लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर कई बार टीबी की जो ट्रीटमेंट है वो सबको एक जैसी सूट नहीं करती। तो जिन लोगों को इनटॉलरेंस होता है, जैसे डॉक्टर ने टीबी डायग्नोज किया, टीबी की दवाई शुरू करी और मरीज़ को उल्टी मिचली होने लगा, थोड़ी जॉन्डिस हुई, वो दोबारा डॉक्टर के पास लौट के आए नहीं, दवाई छोड़ दी। ऐसे केसेस में लाइफ फिर क्या है कि वो बॉडी के दूसरे अंगों में फैलना शुरू हो जाएगा और आपको मतलब वो फिर लाइफ नॉर्मल नहीं रह जाएगी। पर जो कोई भी टीबी की ट्रीटमेंट अच्छे से, जो प्रोवाइडेड नंबर ऑफ मंथ्स का ट्रीटमेंट जिस टीबी का है वो अगर लेता है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ वो आफ्टर ट्रीटमेंट जी सकता है। बिल्कुल। ओके। और क्या कुछ चांसेस होते हैं रिकरेंस के? रिकरेंस होते हैं मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल में, जैसे जो डायबिटिक हैं, ओल्ड एज हैं, छोटे बच्चे हैं या हमेशा ही कांटेक्ट में रहते हैं, टीबी के मरीज़ों के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स भी हमेशा एट रिस्क रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में रेकर हो सकता है, खासकर वो जो टीबी की ट्रीटमेंट पूरी नहीं लेते, बीच में छोड़ देते हैं, डिफ़ॉल्टर होते हैं, उनमें और ज़्यादा चांसेस होते हैं रेकरेंस के। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो टीबी के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, हम आपको खुद कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।